वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट ईयर आपका लगभग संपन्न हो चुका है। आप पेपर दे करके आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। पिछली बार ही सिलेबस मैंने दे दिया था, लेकिन अगर आप सिलेबस नहीं जानते तो सिलेबस में मैं बता दूंगा। आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, और बीए थर्ड ईयर में आप बीए थर्ड सेमेस्टर में आप पहुँचे हैं, तो आपको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास को आपको पढ़ना 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको कहीं पर कुछ भटकने की या कुछ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक हमको पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआती जो कुछ यूनिट होंगी, मतलब जो पहली यूनिट होगी, उसमें कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमको इतने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती, तो हमको वो पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें प्राचीनता से रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी पूछे गए हैं। जैसे वेदों को लेकर के हुआ, या ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर के हुआ, उपनिषदों को लेकर के हुआ, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, ये सारी जो लिखी गई, इनसे भी प्रश्न आते हैं। इन सभी से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उस समय के। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग जो है वो इतिहास तो थोड़ा सा प्रथम इकाई में आपको थोड़ा सा नज़र आएगा कि प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीनता से। चूँकि आप प्राचीन इतिहास पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राचीन में हम चल करके इकाई 1 में ही देखेंगे। फिर उसके बाद में आपका आएगा आगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई, चूँकि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी मृत्यु 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। और 647 ईस्वी जब मृत्यु होती है उनकी, तो हर्षवर्धन के इतिहास से लेकर के हमको पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक, 647 से 1200 ईस्वी तक, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर के हमको पढ़ना है कहाँ तक भैया, हमको पढ़ना है 1200 ईस्वी तक। यानी कि जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले तक हमको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे हम, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है भाई? देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ध्यान रखिए, कौन सा वेद है सबसे पुराना भैया? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। कितने वेद हैं कुल मिलाकर के? 4 वेद है। ये बात ध्यान रखिए, कितने वेद है भैया? 4 वेद है। और वेद जो हैं ये अपौरुषीय हैं, मतलब इनकी रचना पुरुषों ने नहीं या किसी ने नहीं की है, इनकी रचना भगवान ने की है, ऐसा माना जाता है। वेद व्यास जिनका नाम है, उन्होंने रचना नहीं करी है इसकी। वेद व्यास जी ने किसकी रचना करी है? महाभारत की रचना करी है, बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वेद हैं? एक तो है सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और उसके बाद में अथर्ववेद। पहले 3 वेद थे। वेद त्रयी एक है। आपसे पूछेगा वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल हैं? वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद बाद में बना तो वो नहीं शामिल है। और चारों वेदों की उपयोगिता इतिहास अन्वेषण में आंशिक रूप से वांछनीय है, किंतु ऋग्वेद जो प्राचीनतम है इस विषय में अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। आप देखते हैं ऋग्वेद से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक फैला है इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप देखते हैं आर्यों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान होता है। फिर इसके बाद में ऋग्वेद, इन वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में उपनिषद आते हैं। उपनिषद के बाद में वेदांगों की रचना होती है। वेदांगों की रचना 6 वेदांग हैं, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा आप देखते हैं कि वेदों का अध्ययन किया जाता है। यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना। दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी कृति है? किसकी रचना अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी पतंजलि की नहीं, महाभाष्य किसकी रचना है बताएं? महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? आप सभी लोग बताएंगे। महाभाष्य किसने लिखा है? अष्टाध्यायी किसने लिखा है?
बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, पाणिनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि और महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य कितने हैं? 3, 5, 10 या 6? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य कितने हैं? 3 साक्ष्य हैं। एक साहित्यिक साक्ष्य, एक प्रकार से एक आपका पुरातात्विक साक्ष्य, और एक साक्ष्य आपका और होता है। ठीक है, तो ये 3 साक्ष्य होते हैं आपके। किसी भी इतिहास को जानने के लिए आपके कई सारे मतलब इतिहास को जानने के 2-3 साक्ष्य होते हैं आपके, खास करके ऐसे एक तो जो साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और एक जो खास करके आप देखते हैं एक जो विदेशी यात्री आते हैं उनका विवरण जो होता है उसके माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, जैसे इंडिका पुस्तक का लेखक जो है ये मेगास्थनीज था। अब मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यात्री था, मतलब मेगास्थनीज दूत बन करके आया था। तो मेगास्थनीज जो है एक यात्री मान सकते हो, या फिर इबन बतूता, या एक प्रकार से और भी तमाम सारे यात्री, वास्को डी गामा, ठीक है, और इसके अलावा और भी कोलंबस, ठीक है, मार्को पोलो, ये कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि यात्रा करने के दौरान अपने अपने ज्ञान को लिखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी होगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, मनु, कामंदक या मिलिंद? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त का और दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। ठीक है, तो कौटिल्य का ही नाम है क्या? चाणक्य। कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप की दृष्टि से। ये यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके ऑब्जेक्टिव वाला करवा दूं, चूँकि आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 के बाद में यूनिट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? भारवी, शूद्रक या विशाखदत्त या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर शूद्रक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? तो विक्रमांक देखिए, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, और मेगास्थनीज की रचना कौन है भाई? मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की रचना हो ही नहीं सकती है। अब बताएं विक्रमांक देवचरित जो है किसकी रचना है? एक मिनट, ये देखिए 8वें के बाद में देखिए 5वां डायरेक्ट आ गए। देखिए ये 5वां इसका दे दिया, ये वाला दे दिया। देखिए इंडिका पुस्तक वाला ये ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो गया। 8 के बाद हम चलते हैं। देखिए 8 ये हो गया था आपका ना। अब ये देखिए 8वां प्रश्न हमको चर्चा करना था। देखिए अब 8वें प्रश्न में क्या करेक्ट आंसर होगा आप ये बताएं थोड़ा सा। देखिए मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चलिए 8वां प्रश्न आपका है, विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? रवि कीर्ति, मंगलेश, बाणभट्ट या बिल्हड़? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमांक देवचरित, इसके लेखक कौन है भाई? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं बिल्हड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं इनमें से? देखिए बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, तो ये एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ ही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी महावंश और दीपवंश जो हैं ये उनकी अशोक के द्वारा जब भेजे गए थे, उनके पुत्र जो थे और पुत्री, ठीक है, उनको भेजा गया था लंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो वहीं पर एक प्रकार से लिखा गया था। और खास करके भदंत महानामा ने इन ग्रंथों की रचना करी, महावंश और दीपवंश की। इसके अलावा मिलिंद पहो जो है ये भी मिलिंद पन्हो ये भी एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ ही है, और इसके रचयिता है नागसेन। ठीक है, तो महावंश, दीपवंश और मिलिंद पहो ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं
जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। तो इसको कहा था किसने? पीट्रिम सोरोकिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगम कहे जाते हैं। देखिए आगम और पुराण मतलब आगम निगम, तो आगम निगम वो दूसरा है, लेकिन यहाँ पर आगम से तात्पर्य यहाँ पर जैन साहित्य जो है वो भी आगम से ही रिलेटेड है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य जो है ये वेदों से रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य आगम है नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो जैन साहित्य से रिलेटेड, चूँकि जैनों में भी आगम की बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न जो है यहाँ पर लिखा नहीं, भूल यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर 12वां प्रश्न आप लिख लीजिएगा। 12वें प्रश्न में क्या लिखेंगे? त्रिपिटक संबंधित है। 12वां प्रश्न लिख लीजिए त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक एक ग्रंथ है, तो किस धर्म से रिलेटेड है? त्रिपिटक जो है किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मणवाद से या इस्लाम से? बताएं। तो त्रिपिटक जो रिलेटेड है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया भाई? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अवधी? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। सबसे प्राचीन भाषा कौन है भाई? संस्कृत है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? पाली। पाली के बाद कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आती है? अभ्रंश या अवहट। ठीक है, और उसके बाद में बनती है हिंदी। ठीक है, और हिंदी बनने की प्रक्रिया में अवधी और ब्रजभाषा का बड़ा योगदान रहा है। अवधी कहाँ की बोली है? अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उन्हीं में से अवधी भी एक बोली है। अवधी जो है ये गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, और इसके अलावा और भी इलाकों में अवधी बोली जाती है। ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, और यहाँ तक कि आप देखते हैं उन्नाव तक जो है अवधी के कुछ अंश आपको मिलेंगे, और इधर आप देखिएगा सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर तक आपको अवधी मिलेगी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप देखिएगा, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो गरुड़ प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि प्रश्न क्या है? बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो इसको उत्कीर्ण करवाया था हेलियोडोरस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन से कौन गाथा सप्तशती का लेखक है? गाथा सप्तशती का लेखक कौन है भैया? हाल जो है, हाल को ही शालिवाहन भी कहते हैं, तो हाल या शालिवाहन जो हैं यही रचनाकार हैं किसके? गाथा सप्तशती के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं इनमें से? देखिए महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, चंद्रा व्याकरण भी एक व्याकरण ग्रंथ है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, तो ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे सी ऑप्शन जो है यही व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इंडिका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 18वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? बताएं। तो भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल कणाद इज राइट आंसर। कणाद मुनि जो थे उन्होंने सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अस्त्र शास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि हैं, और यहाँ पर अश्वघोष दिया है, गलत हो गया यहीं पर। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? डी ऑप्शन अष्टाध्यायी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो नियमों का संग्रह जो मिलता है वो मिलता है किस में भाई? वो किस में मिलता है? नियमों का जो संग्रह है वो किस ग्रंथ में मिलता है? वो मिलता है विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं? जातक कथाएं जो रिलेटेड हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर देखेंगे प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है भाई? विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस का लेखक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
रामायण का लेखक कौन था, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। रामायण का लेखक कौन था भैया? तो रामायण का लेखक था, मतलब थे कौन? वाल्मीकि जी थे रामायण के लेखक, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास जी किसके लेखक हैं? तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। कंबन की भी रामायण है, कंबन जो हैं इन्होंने भी रामायण लिखा है, ठीक है, कंबन मुनि है, इन्होंने भी रामायण लिखा है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखा, लेकिन तुलसीदास जी के रामायण का नाम रामचरितमानस है और कंबन रामायण का नाम एक प्रकार से, तो वो कंबन जो रामायण है मुख्य रूप से वो वाल्मीकि जी ने लिखा, उसके बाद में कंबन तुलसीदास ये सब लिखते हैं, ठीक है। व्यास जी ने महाभारत लिखा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं अश्वघोष, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्तों के लिए, ठीक है। चले देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। तो मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है, वो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मेधातिथि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक बात मैं आपको यहीं पर एक बार और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हिंदी के कोर्स के लिए बात कर रहे थे। मैंने थर्ड सेमेस्टर में, मतलब जब थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मैंने लॉन्च किया था, अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले का कोर्स था, तो उसमें सारे क्लासेस मैंने लगभग पढ़ा दी थी। कुछ क्लासेस बाकी हैं, तो वो मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसका कोर्स अभी भी अवेलेबल है, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो उसका कोर्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये का कोर्स है। अगर आप में से किसी को लेना है तो हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स, जिसमें हिंदी गद्य के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जा रहा है, उसकी पीडीएफ नोट्स बहुत सारी हमारे पास हैं, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगी। और उस पीडीएफ नोट्स के साथ और भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ नोट्स हैं कुछ मात्रा में, उसके भी आपको, और खास करके जो फिजिकल एजुकेशन एंड मतलब जो आपका वो होगा मानव मूल्य एवं पर्यावरण वाला, जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी जो बीबीसी बीकॉम में सभी को करिकुलर वाले आने वाला है, तो उसका भी आपको उसमें कुछ पीडीएफ नोट्स हमारे पास है, वो सब आपको सेंड होते रहेंगे। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आप पढ़ते रहिएगा आसानी से। तो अगर आप में से कोर्स लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का पीडीएफ नोट्स हैं बहुत सारी, और खास करके कुछ सिलेबस कवर करवा दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है सिलेबस, उसको मैं अभी करवाने वाला हूं, यानी जल्दी करवा दूंगा। ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहीं पर जब क्लास चलेगी तो उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी आसानी से। कोई जो पीडीएफ होंगे जो बनेंगे नोट्स, वो भी आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। कुछ पीडीएफ, कुछ क्या लगभग अधिकतर पीडीएफ हमारे पास पहले से विद्यमान हैं, और उन सभी पीडीएफ को आपको मैं सेंड कर दूंगा। आपको करना क्या है, आपको हमारा नंबर है 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप पे एसएमएस करना है कि सर जी हमको बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का कोर्स चाहिए, तो मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर यूपीआई माध्यम से आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। और जैसे ही 100 रुपये आप पे करें, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लें और हमारे पास सेंड कर दें, और तुरंत उसके बाद में मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। और ग्रुप में ऐड करने से पहले मैं आपके पास जितनी जो क्लास की लिंक है, जो कोर्स है उसकी कोर्स की जो वीडियोस हैं, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, वो सब मैं आपके पास पहले से सेंड कर दूंगा। और जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ते रहिए। और उसके बाद में जो भी क्लासेस होंगी वो ग्रुप में आपको लिंक बाद में मिलती रहेगी। तो एक प्रकार से ये, अगर आप में से किसी को चाहिए कोर्स तो ले सकते हैं। अच्छा, उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो थर्ड सेमेस्टर की अन्य क्लासेस होंगी, जैसे यहाँ पर हिस्ट्री क्लास हो रही है, या जियोग्राफी क्लास होगी, या पॉलिटिकल साइंस की होगी, या सोशियोलॉजी की होगी, तो उन क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स होंगी वो ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। तो इससे आपका कई फ़ायदा होने वाला है। मात्र आप 100 रुपये में बहुत सारे सब्जेक्ट को, या लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप विधिवत तरीके से कर पाएंगे अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो। अगर आप में से ग्रुप ज्वाइन करना जिसको, तुरंत अभी एसएमएस करें व्हाट्सअप नंबर पर 9161936062 पर, और तुरंत आप सेंड कर दीजिए। यूपीआई माध्यम जो भी होगा आपका, या आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि केवल आप ही सेंड कर सकते हैं। किसी भी दूसरे से आप उसको पैसा सेंड करवा करके 100 रुपये उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड करिए, और बताइए कि मेरा नाम ये है सर जी, और मैंने अभी सेंड किया, तो तुरंत आपको मैं चेक करूंगा और उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को लेना तो आप तुरंत एसएमएस करें, उस पर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। धन्यवाद। और आगे चलते हैं। तो मनुस्मृति पर टीका किसके लिए प्रसिद्ध कौन है भाई? मेधातिथि हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से। अच्छा, बाकी जो क्लासेस होंगी बोर्ड वाली क्लासेस वो भी आपको मिलती रहेंगी। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही करवाऊंगा, अभी लिखित पर फोकस होने वाला हूं। अभी ऑब्जेक्टिव पर जिस तरीके से मैं तीव्र गति से प्रहार कर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से मैं जल्द ही आने वाला हूं लिखित वाले क्षेत्रों में। और लिखित का ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उन सभी की प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की जो 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है अधिकतर विश्वविद्यालयों के, उनको सॉल्व करवाया है, वो सारे क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो।
वैसे प्ले लिस्ट में है, आप वैसे भी देख सकते हो उसको यूट्यूब पर भी, ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? फटाफट से आप बताएंगे। अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? फटाफट से आप बताएंगे। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था? ऋषभ देव जो थे, ठीक है, ऋषभ नाथ या ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर, वैदिक कार्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? देखिए इंद्र, वरुण, मरुत, वायु, जल, इन सभी की पूजा करते थे। पाशुपत की पूजा आर्य लोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्मृति ग्रंथों में से कौन सबसे प्राचीन है? याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति या देवल स्मृति? तो मनु स्मृति इनमें से सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है किसे आदि कवि माना जाता है? तो आदि कवि मानते हैं आप लोग वाल्मीकि को, हम लोग सभी लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एक अज्ञात यूनानी लेखक है इसका, ठीक है। कुछ विद्वान या कुछ लोग बताते हैं कि विल्फ्रेड एच शॉप ने इस पुस्तक को लिखा था, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाभारत का लेखक कौन था भाई? तो महाभारत का लेखक कौन था फटाफट से आप बताएंगे। व्यास जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यास जी। अच्छा, इसका फिर से एक बार नाम बता दें क्या? तो एक अज्ञात यूनानी लेखक में आप लिख सकते हो, जैसे कि एक नाम आप लिख सकते हो विल्फ्रेड, इसका नाम आप देखेंगे अधिकतर जगहों पर आपको मिलेगा विल्फ्रेड एच शॉप। विल्फ्रेड एच शॉप जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, ऐसा मिलता है कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है नीतिसार एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? नीतिसार के लेखक है कामंदक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन है भाई वो, उनका नाम है मेधा तिथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न नारद स्मृति के टीकाकार कौन है? तो वो हैं असहाय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित व्रतों में कौन सा एक महावीर ने जोड़ा? कौन सा व्रत? तो ब्रह्मचर्य का व्रत जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन ग्रंथों में। 37 नंबर क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है भाई फटाफट से आप बताएंगे। प्लिनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री ग्रंथ के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं प्लिनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस चैप्टर मतलब यूनिट 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की सभी की मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न है धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखन किसने किया भाई? पी.बी. काणे ने किया। पी.बी. काणे का पूरा नाम क्या जानते हैं? पांडुरंग बामन काणे। 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है, इस पुस्तक पर, ठीक है। बात ध्यान, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक पर 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पांडुरंग बामन काणे को सम्मानित किया गया है। और ये धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक है, ये 5 खंडों में बटी हुई है और एक बृहद ग्रंथ है, इनका बड़ा ग्रंथ है, पुस्तक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रतिमा नाटक का लेखक कौन था? प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है भाई फटाफट से आप बताएंगे। प्रतिमा नाटक का लेखक कौन था? तो भास है, महाकवि भास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति जी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से वेदांग होते? वेदांगों की रचना वेदों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए वेदों को की गई है। वेदों मतलब वेदांगों की रचना मतलब संख्या 6 है। पहला वेदांग आप लिख सकते हो शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा ज्योतिष, पांचवा छंद और छठा निरुक्त, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये जो है ये वेदांग है, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जातक संबंधित है। जातक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा, बौद्धों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो उनका नाम था आलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? आलार कलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा बीए 3rd सेमेस्टर प्राचीन इतिहास यूनिट 1 के लगभग
43 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में हम यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, सिंध राजवंश, शाही राजवंश, कश्मीर राजवंश, यशोवर्मन का जो कन्नौज वंश है, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी से रिलेटेड बनने वाले जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ।